बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पेड़ की व्याख्या को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 12 पेड़ की व्याख्या। मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक बीज पड़े रहे। सबसे पहला क्या हुआ? मिट्टी में बीजों को रखा गया। महीने दर महीने इस तरह बीतता चला गया। 1-2 महीने तक ऐसा ही पड़े रहे। सर्दियों के बाद बसंत आया। बसंत जो ऋतु है वो आती है। उसके बाद में वर्षा शुरू हो जाती है, पानी बरसता है। अब और छिपे रहने की जरूरत मुझे नहीं थी। अब क्या होता है? बीज में से अंकुर फूट जाता है, मानो कोई शिशु पुकार रहा हो और स्वयं अत्र हो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी को अब आप देखो, अर्थात अब आपका भूमि से बाहर निकलने का समय आ गया है। धीरे धीरे बीज की ढक्कन दरक गया, यानी तो बीज के ऊपर की जो खोल होता है वह उसमें एक दरार आ जाती है। सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकल आता है। अंकुर का एक अंश नीचे मोटी माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी को भेद कर, यानी मिट्टी को तोड़कर ऊपर की ओर आ गया। तुम्हें अंकुर को उठते देखा होगा। तुमने सभी ने अंकुर को फूटते हुए, यानी बीज से एक पौधा बनते हुए देखा होगा। जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया में देख रहा। राज का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है। जो नीचे निकलता है, जो मिट्टी के अंदर रह जाता है, वह जड़ है। ऊपर निकलने वाला पौधा अंकुर जो फूट जाता है और ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। ये पतला सा होता है पौधे का, हरा, जो मोटा बन जाता है बाद में बड़ा होके, तना कहलाता है। सभी गाछ वृक्ष में जड़ व तना के ये 2 भाग मिलेंगे। यह एक आश्चर्य की बात है कि गाछ वृक्ष को जिस तरह भी रखो, जड़ नीचे की ओर ही आएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटका कर रखा। पौधे का सिर नीचे की तरह लटका रहा और जड़ ऊपर की तरफ लटकी रही। 1-2 दिन बाद क्या देखता हूँ, जैसे पौधे को सब भेद मालूम हो गया हो। उसकी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ से उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली कर बोई होगी, देखा होगा। पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहेंगे, कुछ दिनों बाद पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ आए हैं। जिस तरह भोजन करते हैं गाछ, वृक्ष भी उस तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चे के दांत नहीं होते, छोटे बच्चों के दांत नहीं होते, तो उसे क्या करते हैं? थोड़ा पतला सा एकदम कोमल खाना भोजन कराया जाता है। वो केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। वो पानी पीते हैं, खाद, इन सबको पानी में खाद डाल के उन्हें दी जाती है, तो वो उनका भोजन बन जाता है। गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। गाछ वृक्ष की तमाम द्रव्यों को सोख लेते हैं, जो उनका भोजन बनता है। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़
मर जाता है। खुर्दबीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ, खुर्दबीन नहीं होगा, ये दूरबीन है। दूरबीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टतया देखे जा सकते। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों नल है, यानी ध्वनिया, रक्तवाहिनियां इस तरीके की होती हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रक्त का संचार होता है। इसके अलावा गाछ के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। दूरबीन के जरिए अनगिनत मुंह और अनगिनत होठ देखे जा सकते हैं। जब आहार करने की जरूरत ना हो तब दोनों होठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास लेते हैं और उसे बाहर निकालते हैं तो एक प्रकार की विषाक्त वायु हमसे बाहर निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो जाएंगे, यानी मर जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा में अगर इकट्ठी होने लगेगी तो जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखिए, ईश्वर की कृपा तो आप देखिए। जो जीव जंतु के लिए जहर है, गाछ वृक्ष उसी का सेवन करके उसे परिपूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। अब पेड़ पौधे वो जहरीली वायु अपने अंदर लेते हैं और उसको वातावरण को स्वच्छ कर देते हैं। पेड़ के पत्ते पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निषेध कर डालते हैं। प्रकाश न मिलने पर बच नहीं सकते। गाछ वृक्ष की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो तब देखेंगे कि गमले में रखे पौधे सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। वन में जाने पर पता लगेगा कि तमाम गाछ वृक्ष इस होड़ में सचेष्ट है कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश की झपट ले, यानी कौन प्रकाश को पहले ग्रहण करे। बेल लताएं, बेल और डालियां छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव से मर जाती हैं। ये वह पेड़ों से लिपटी हुई निरंतर ऊपर अग्रसर होती है, इसीलिए वो पेड़ पर चढ़कर ऊपर बढ़ने की कोशिश करती हैं ताकि हम प्रकाश के संपर्क में आए। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरण का परस पाकर ही पेड़ पल्लवित होते हैं, यानी पेड़ बढ़ते हैं। गाछ वृक्ष के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन के जलने पर जो प्रकाश व तप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। गाछ वृक्ष व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने की जाल है। गाछ वृक्ष व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने की जाल है। पशु जागर पेड़ पौधे हरियाली खाकर ही अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं। तो पेड़ पौधों में सूर्य का प्रकाश समावित है, वह इसी तरह जीव जंतु के शरीर को में प्रकाश करते हैं। अनाज व सब्जी न खाने पर हम भी बच नहीं सकेंगे। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाकर ही जीवित है। हमें भी प्रकाश बहुत जरूरी चाहिए। कई पेड़ 1 वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाते हैं। बीज ही गाल वृक्ष की संतान है। बीज की सुरक्षा व सर संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर
पेड़ कितना सुंदर, यानी जब पेड़ों पे पूरी तरह से फूल लद जाते हैं तो पेड़ कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो, फूल की तरह सुंदर जी चीज और क्या है। जरा सोचिए तो, गाछ विरच तो मटमैली माटी के मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, फिर इस अवरूप उत्पादन से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। तथा सुनी होगी स्पर्शमणि, पारस पत्थर की, जिसके परस से लोहा सोना हो जाता है, यानी जिसको छूने से ही लोहा सोने में बदल जाता है। मेरे ख्याल से माँ की ममता ही वह मणि है। माँ अनमोल है, माँ की हम सभी ऋणी, इसके कर्जदार हैं। हम चाहकर भी उस माँ का कर्जा कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि उस माँ ने हमें इतनी सुंदर जीवन प्रदान की है। संतान पर स्नेह न्यौछावर होते ही फूल खिलखिला उठता है। यदि माँ अपना आंचल हमारे लिए बिछा दे, अपनी आंचल की छांव में हमें बड़ा करे, तो हम भी एक दिन अवश्य कुछ ना कुछ उसके लिए करते हैं। ममता का परस की मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। ममता यानी माँ का छूने से ही मानो सोना बन जाता है। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते, पेड़ों को भी बहुत खुशी होती है। जैसे यदि हम खुश हैं तो हमारे माता पिता खुश हैं। इस तरीके से जब फूल को पेड़ देखता होगा तो वह बहुत खुश होता होगा। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं। उसी तरह फूलों की बहार छाने पर गाछ विरच भी अपने भाव बंधुओं को बुलाते हैं। स्नेह विशुद्ध वाणी में पुकार करते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधवों, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान न सको, इसका रंग बिरंगे फूलों का निशान लगा रखी रंगीन पंखुड़ियां दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी और तितली के साथ विरच की चिरकाल से घनिष्ठता है। घनिष्ठता यानी आना जाना, मित्रता है। वे दल बदल सहित फूल देखने आती हैं और तितलियां और मधुमक्खियां अपने रस के लिए वे बार बार आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकलते हैं। पक्षी पतंगों को खा जाते, अतः वह डर की वजह से नहीं निकलते। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसीलिए रात का अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं। अब फूल जानता है कि अब ये नहीं आएंगे, तो इसलिए शाम में भी वो चारों तरफ अपनी गंध को बिखेर दे। गाछ अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधु को पीती है। मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में परागकण देखे होंगे। परागकण फूल के बीच में छोटी सी कली होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे से कण होते हैं, वे परागकण कहलाते हैं। मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल के परागकण पर ले जाती है। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता है। ये भी प्रकृति की एक चक्र है। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का कोई लोभ नहीं। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जिस तरीके से एक माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ लुटा देते हैं, उसी तरीके से यह वृक्ष भी है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया। पेड़ सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है।
पहले हवा ब्यार करती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग खेलते थे, क्रीड़ा करते थे मतलब खेलते थे। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थी। अब सूखा पेड़ हवा का आहत सहन नहीं कर पाता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लग जाता है, क्योंकि अब पेड़ सूखा और जर्जर हो गया। एक एक करके सभी डालियां टूट जाती हैं। अंत में एक दिन पेड़ जड़ सहित जमीन पर इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। अब वृक्ष जीवन को अपने संतान के ये न्यौछावर कर देता है और स्वयं समाप्त हो जाता है। इसी तरीके से एक माता पिता है, वह भी अपनी संतान इसी तरीके से हमें सदैव अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। इस पाठ के रचयिता है जगदीश चंद्र बस। अब इस पाठ के शब्दार्थ है शिशु अर्थात छोटा बच्चा, परीक्षण अर्थात जांच, ग्रहण यानी स्वीकार करना, विधाता अर्थात ईश्वर, समाहित अर्थात समाया हुआ, परस यानी स्पर्श से, निमंत्रण अर्थात आमंत्रित करना, शील अर्थात कमजोर, अकस्मात अर्थात अचानक, गाछ विरक्ष यानी पेड़ पौधे, द्रव्य पदार्थ द्रव्य अर्थात पदार्थ, श्वास अर्थात सांस, निरंतर अर्थात लगातार, आच्छादित अर्थात छाया हुआ, प्रफुल्लित अर्थात खुश, संचय अर्थात इकट्ठा करना, क्रीड़ा अर्थात। अब है हमारा अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला है मौखिक प्रश्न, जिसके हमें उत्तर मौखिक देने हैं। क, क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं? जी हाँ, पेड़ पौधे भोजन करते हैं। पेड़ पौधों में दो भाग कौन कौन से होते हैं? पेड़ पौधों में दो भाग जड़ और तला होते हैं। ग, जीवन का मूल मंत्र क्या है? भोजन जीवन का मूल मंत्र है। घ, गाछ वृक्ष की संतान कौन है? बीज गाछ वृक्ष की संतान है, या पुष्प गाछ वृक्ष की संतान है। ज, पेड़ सबके लिए जरूरी क्यों होता है? वृक्षों से एक हमारा चक्र चलता है, जिसके लिए वृक्ष सभी के लिए जरूरी है। वृक्ष हमें बहुत सारी चीजें प्रदान करते हैं। वृक्ष हमारे प्राण वायु हमें देते हैं, जिसके बिना जीवन संभव नहीं होता। वृक्ष हमारे लिए बेहद जरूरी है। अब है हमारा प्रश्न दूसरा लिखित प्रश्न है। इसमें पहला है क, पेड़ पौधे के भोजन करने के क्षम पर प्रकाश डालिए। पेड़ पौधे द्रव्य पदार्थ से भोजन करते हैं। वे द्रव्य में मौजूद जितने भी खनिज होते हैं वह उन्हें अवशोषित कर ले। पेड़ पौधे हवा से भी आहार ग्रहण करते हैं। किस प्रकार? प्रकाश संश्लेषण के। ग, सूर्य की किरणों का पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य की किरणों से वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, अतः वे तेजी से बढ़ते हैं। घ, अंगारक वायु किसे कहते हैं? यह किस प्रकार शुद्ध होती है? अंगारक वायु हमारे द्वारा श्वास लेने पर जो श्वास निकाली जाती है उसे अंगारक वायु कहते हैं, और यह पेड़ पौधे द्वारा शुद्ध की जाती है। ज, पेड़ पौधे कब और किस प्रकार अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं? पेड़ पौधे जब पेड़ पर पूरी तरह फूल छा जाते हैं तब वह अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं और पता बताते हैं कि पेड़ पर इस रंग की पत्तियां फूल खिले हैं, वही पता है। अब है हमारा प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कब? अंकुर का एक अंश नीचे माटी में रिक्त स्थान से मजबूती से गड़ गया। और दूसरा अंश माटी देखकर ऊपर की ओर उठ। प्रश्न तीसरा है, गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा माटी से रिक्त स्थान करते हैं। ग, दूरबीन से अत्यंत सूक्ष्म
गाछ बिरछ की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किस तरह उन्हें थोड़ा सा सूर्य मिल जाए। जब फूलों से रिक्त स्थान होने पर पेड़ सुंदर दिखाई पड़ता है। फूलों से भर जा फूलों से लदा होने पर गाछ बिरछ जड़ के द्वारा माटी से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ बिरछ जड़ के द्वारा माटी से रसपान रसपान करते हैं। प्रश्न तीसरा, सही विकल्प पर सही का चिन्ह हमें लगाना है। क, गाछ का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम तना है? नहीं, उसका नाम जड़ होता है। ख, गाछ बिरछ के दांत नहीं होते? जी हाँ। ग, जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बनाना बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है? जी हाँ। ग, प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। जी हाँ। ड, बीज ही गाछ बरज की संतान है। अब है हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, दो सुकोमल पत्तियों के बीच निकला अंकुर, जड़, शिशु या तना? अंकुर। दूसरा, सर्दियों के बाद कौन सी ऋतु आती है? वसंत, वर्षा, ग्रीष्म या सर्दी? तीसरा, अंकुर से कितने अंश निकलते हैं? एक, तीन, दो या चार? एक। चौथा, अंकुर का जो अंश मिट्टी के ऊपर बढ़ता है वो क्या कहलाता है? जड़, रेशा, पत्ती या तना? पांचवा, दूरबीन से क्या देखा जा सकता है? हवा, मिट्टी, पानी या सूक्ष्म पदार्थ? पेड़ किसके द्वारा तरल पदार्थ ग्रहण करते हैं? नल द्वारा, पत्ती द्वारा, पानी द्वारा या डाल द्वारा? तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।